अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नैबली बेसिकली क्या है? नैबली बेसिकली एक हमारे इधर बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नैबली को एक एग्ज़ाम समझा जाता है, लेकिन नैबली बेसिकली हमें एक पूरा चेन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके हम लाइसेंस्ड होते हैं। तो उसके लिए एक उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कि नॉन यूएस सिटीजन हैं जो, उनको एक पूरे के पूरे चेन से गुजरना पड़ता है। उसमें ये होता है अब्दुल सॉरी अब्दुल हई, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो उसका कोई ज़रा करें सलूशन। आवाज़ थोड़ा सा वॉल्यूम अपना इंक्रीज करें या कोई हैंड फ्री यूज़ कर कॉल लें यार अगर है। पहले तो सही आ रही थी। अब ज़रा बेहतर हुई है, ज़रा देखें ऊंचे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो यूएस के बेसिकली स्कूल्स हैं, यूएस और कनाडा के, इनको वो समझते हैं एक्रेडिटेड स्कूल्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। उसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं जहाँ पे डीबीएम की या इसके इक्विवेलेंट डिग्रीज हो रही हैं, उनको वो नॉन एक्रेडिटेड कंसीडर करते हैं, जो कि आप एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर देखें ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बेसिकली नॉन एक्रेडिटेड स्कूल्स आ रहे हैं। जो नैबली है बेसिकली ये एक सिर्फ एक एग्जाम है जो कि हमें भी देना पड़ता है और उनके अपने ग्रेजुएट्स को भी देना पड़ता है। उसके जरिए आप देख सकते हैं कि वो उनके अपने स्कूल के बच्चे जो वो नैबली देते हैं और उसके बाद वो सीधे के सीधा लाइसेंस फुली लाइसेंस हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए बेसिकली हमें एवीएमए के एक सब ब्रांच है, एक्सटर्नल कमीशन फॉर वेटनरी फॉरेन वेटनरी ग्रेजुएट, उसके अंदर हमें एनरोल होना पड़ता है और उसके बाद उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड देन अ सीरीज ऑफ एग्जाम्स। 3 बेसिकली स्टेप्स आगे आते हैं, जिसमें पहला बेसिक्स एंड क्लिनिकल साइंसेज है, बीसीएससी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका नैबली होता है। आपकी चॉइस है कि आप बीसीएससी के फौरन बाद नैबली दे दें या फिर आप वेट करें और उसके बाद सीपीई दे दें, ये वाला जो सीधा प्लेटफॉर्म आ रहा है, और उसके बाद नैबली दें। लेकिन नॉर्मली जो है दुनिया में ज़्यादातर जितने लोग हैं वो कंसिडर करते हैं कि पहले बीसीएसई दिया जाए, उसके बाद नैवली दिया जाए एंड देन सीपीई दे के उसके बाद आप यूएस इमिग्रेशन अप्लाई करके तो फुली लाइसेंस्ड हो जाएं आप। ये एक बेसिकली ओवरव्यू है। इस जितनी भी प्रेजेंटेशन होगी इसके अंदर मैं फर्दन आपको बताऊंगा पहले कि हमने किस अपने बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद क्या क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर हमें हर्डल्स हैं, उनको कैसे आपने कोप अप करना है, एंड देन द बेसिक्स एंड क्लिनिकल साइंसेज एग्जाम, रजिस्ट्रेशन एंड सीपीई, एंड एट द लास्ट मैं दोबारा से इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। होप्स हो के आपके इसके बाद हम एक क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जिसके अंदर आपकी जितनी क्वेरीज होंगी उनको एड्रेस करेंगे हम। लेकिन ये जो सेशन होगा ये एक बड़ा सुपरफिशियल सा होगा बिकॉज इसके एंड पे मैं आपके रिसोर्स पर्सन या रिसोर्स वेबसाइट्स हैं जो वो भी कुछ ऐड करूँगा, तो आप उनको भी विजिट करें और उधर से भी जो चीज़ें हैं जो आपकी मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो इधर सुपरफिशियल से ही मैं आपको बताऊँगा और जो भी आपके क्वेरीज होंगी उसको इंशाल्लाह एंड पे हम कोप अप करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा जर्नी क्या था। बेसिकली मैं 2021 का ग्रेजुएट हूँ, यूआस से, लाहौर से। मैंने अपनी डिग्री के 8वें सेमेस्टर में कैरी का आगाज़ किया था। मैं मैनुअल पढ़ता था और इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता था जो कि आगे चल के मैं शेयर करूँगा आपके साथ। इसके अलावा मैंने 9वें सेमेस्टर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन की और 10वें सेमेस्टर में अपना बेसिक क्लिनिकल साइंसेज का एग्ज़ाम दिया। वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास कर लिया विद इन द डिग्री। लास्ट जून के अंदर मैंने पास किया था पिछले साल। उसके बाद मैंने नवंबर दिसंबर वाली विंडो में 2021 की नैबली का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद से मैं पाकिस्तान में ही अभी जॉब कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरी वहाँ पे मुझे कनाडा में जॉब मिल गई हुई है। राइट नाउ आई एम इन द इमिग्रेशन प्रोसेस। ये मेरा ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है और लेट्स स्टार्ट कि अभी आपको मैं इसके हवाले से बताऊँ थोड़ा सा कि आइडियल टाइम क्या है। मेरे ख्याल से आइडियल टाइम जो है वो इस सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए इज़ व्हेन यू स्टार्ट योर डिग्री। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आपका एम हो कि आपने ये करना है तो उस दिन से ही आप अपनी तैयारी शुरू करें। आप पहले दिन से ही आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको बुक से पढ़ें तो आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। और मुझे लड़के पूछते हैं बहुत सारे कि भाई हम सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में तो हम क्या करें, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स कंटेंट्स के ऊपर फोकस करें और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनको बुक्स से स्टडी करें और ऑनलाइन रिसोर्सेज उनको पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप कहें कि मैं फॉर्मली प्रिपरेशन जो है वो शुरू करूँ तो वो उसके लिए आई गेस 8th सेमेस्टर जो है वो आपका आइडियल टाइम है। इसके अंदर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो एग्ज़ाम है आइल्स दे लें, आप टॉफल दे लें,
वो आप दें, और उसके बाद आप 9वें सेमेस्टर के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर जब आप आ जाएं, तो आप अपना होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना BCSE एंड इवन NAVLE भी आप दे सकते हैं अपने फाइनल ईयर के अंदर। तो आई वुड से कि 8th सेमेस्टर जो है ये आइडियल टाइम है अपना जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और उससे पहले अपनी जो फाउंडेशन है वो डिग्री के स्टार्ट से आपको बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है चाहे उसमें जितने मर्जी फ्लॉज हैं, लेकिन स्टिल वो इतना अच्छा है कि हमें इसकी तैयारी करवाता है। समहाउ बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे बीमारियाँ नहीं पाई जाती, जो डिजीज़ यहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें वो पढ़ाई भी नहीं जाएंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी जनरल मेडिसिन, जनरल फार्माकोलॉजी, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, तो हमें वो पढ़ाई भी जाती है यहाँ पे, लेकिन हमारा इतना फोकस नहीं हो पाता उसके अंदर, दैट्स वाई प्रॉब्लम आता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आप पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, और उसके बाद 8वें सेमेस्टर में फॉर्मली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मैं आपको भी आगे बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि बेसिकली NAVLE एक एग्ज़ाम है सिर्फ, लेकिन ये अगर आपने फुली लाइसेंस्ड होना है USA या कनाडा के अंदर, तो आपको 3 से 4 स्टेप्स के अंदर से गुजरना पड़ता है। अगर आप ecfvg.com के ऊपर जाके देखें, तो आपको वहाँ पे बड़ा उन्होंने एलैबोरेट करके सारा ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताई हुई है, कॉस्ट उसकी बताई हुई है, मैं भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 इदारे हैं, एक अमेरिकन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है और एक कैनेडियन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन है। इन दोनों में आप रजिस्टर हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं, नॉर्थ अमेरिका की हैं दोनों बॉडीज। आपकी चॉइस है, आप AVMA में रजिस्टर हो जाएं या CVMA में रजिस्टर हो जाएं। AVMA जो है एक इदारा ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, CVMA के अंदर ज़रा सुस्त इदारा है, ज़रा लेजी है, क्योंकि इनका स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है, शॉर्ट है, तो इस वजह से इधर बच्चों को ज़रा क्वेरी ज़्यादा आती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि CVMA जो है बहुत ज़्यादा सस्ता है। AVMA की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो $1400 है, which is around, I'm not sure, 2.5 or 3 lakh, I'm not sure। तो इसकी बजाय अगर आप CVMA में जाएं, तो CVMA में सिर्फ और सिर्फ $500 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए तरीकाकार ये है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म है वो आप फिल करें, उसके अंदर आपसे पासपोर्ट नंबर वगैरह और आपका ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह मांगेंगे। अगर आपके पास 8 सेमेस्टर्स के या फुल डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो यू आर गुड टू गो। उसके अलावा आपसे वो पासपोर्ट की कॉपी लेंगे, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें नोटरी करवाएंगे आपसे, डॉक्यूमेंट्स। आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, उसके बाद अपनी फ़ी पे करें ऑनलाइन, and then you have to send your documents in hard form to AVMA or CVMA in America or Canada respectively. After that वो आपको बता देते हैं कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी, now you are eligible to go for the IELTS or BCSE, whatever you want. नेक्स्ट स्टेप जो है वो IELTS है। आई होप रजिस्ट्रेशन तक आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो कवर हो जाएंगी। जो भी आपके क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह हम एंड पे एड्रेस करेंगे। इसकी मैंने कॉस्ट भी आपको बता दी है रजिस्ट्रेशन और की AVMA और CVMA की। आगे चल के मैं आपको मज़ीद फ़ायदे बताऊंगा CVMA के, उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमने जब की थी ये सारी चीज़ें तब हमें जो हमारे सीनियर्स उन्होंने बताया था बड़ा अच्छा गाइड किया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी इन चीज़ों से नहीं थे गुजरे तो वो AVMA में हम सबको कहते थे। तो लेकिन जब मेरी जॉब हुई कनाडा में तो मुझे CVMA में करना पड़ा, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ मुझे। बहुत ज़्यादा चीप है वो AVMA की निस्बत, उसमें पैसे काफ़ी बच जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका, अगर आप कल हमारा एक वेबिनार भी है IELTS के ऊपर, डॉक्टर अमिन शहजाद दे रहे हैं। मुझे भी उन्होंने, जब मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था IELTS की, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। इज़ अ वेरी जेंटल गाय, तो आप उनसे मज़ीद कल का वेबिनार भी अटेंड करें तो विल बी इंशाल्लाह वेरी हेल्पफुल। IELTS के हवाले से या TOEFL भी आप दे सकते हैं। इनकी जो बैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन की हुई हैं AVMA की वेबसाइट के ऊपर। IELTS की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं सरसरी से अगर आपको बताऊं तो जो सबसे मुश्किल टफ पार्ट है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर आपको 7.0 बैंड्स चाहिए स्पीकिंग के अंदर। ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए, लेकिन स्पीकिंग के अंदर आपको 7 बैंड्स चाहिए, विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाइज फेलिंग द एग्जाम बिकॉज दे टेल मी दैट वी हैव गॉट 6 or 6.5 बैंड्स इन स्पीकिंग, सो उन्हें दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है। IELTS से जो इसके अलावा TOEFL है, TOEFL भी कुछ लड़कों ने दिया है। IELTS और TOEFL में अगर मेरे से आप अब पूछें तो मैं कहूँगा आप TOEFL दें। TOEFL का फ़ायदा ये है कि TOEFL के अंदर जो कैटेगरी है वो आपकी आगे से इमिग्रेशन में भी हेल्पफुल होती है। IELTS जो बेसिकली IELTS एकेडमिक होता है या जनरल होता है। हमें AVMA के अंदर या CVMA के अंदर जो IELTS रिक्वायर्ड है वो एकेडमिक है,
लेकिन जो टॉफल है, टॉफल बेसिकली जो होता है वो उसकी कैटेगरी इस तरह की है कि वो आपकी इमिग्रेशन में भी काम आता है और आपके एवीएमए में भी काम आता है। लेकिन आइल्स आप एकेडमिक देंगे तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एवीएमए में काम आएगा। आपको इमिग्रेशन अगर आप पीआर वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू गिव जनरल आइल्स व्हिच विल अगेन कॉस्ट यू 35 और $40,000 बेस्ड ऑन कि आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दे रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन काउंसिल के थ्रू दे रहे हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल वाले हैं, जनरली एक परसेप्शन है हमारे इधर कंट्री के अंदर कि जो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल वाले हैं वो ज़रा लीनियंट हैं, वो ज़्यादा बैंड्स देते हैं और 0.5 बैंड्स कहते हैं ज़्यादा आ जाते हैं उसके अंदर। लेकिन जो टॉफल वाले हैं इसके कैनेडियन सॉरी ब्रिटिश काउंसिल वाले हैं वो कहते हैं ज़रा स्ट्रिक्ट हैं, वो बैंड्स कम देते हैं। इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस, आप जो भी करें, लेकिन मेरे ख्याल से टॉफल आजकल के दौर में देना ज़्यादा बेहतर है। इसकी दोनों की कॉस्ट तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपया है और पीछे मैंने रजिस्ट्रेशन की आपको कॉस्ट बताई है जो कि तकरीबन $1400 है या अगर CVMA में 500 कैनेडियन डॉलर्स है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट एक्चुअल एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू आर डिग्री। इससे पहले तो जो था वो आपको रजिस्ट्रेशन में भी आपका ऐसा कोई पढ़ाई का अमल दखल नहीं है। आइल्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का तो अमल दखल है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिग्री, बट दिस एग्जाम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर डिग्री। इसके अंदर बेसिकली BCSE जो है ये आप पूरे साल में कभी भी दे सकते हैं। आपको बस उधर जाके $220 $US ABM में इसकी फ़ीस है और जो कैनेडियन वेटनरी मेडिकल काउंसिल है उसके अंदर इसकी फ़ीस तकरीबन 460 के करीब कैनेडियन डॉलर्स है, विच इज़ अ बिट हायर देन ABM में। लेकिन पीछे जितने पैसे आपने बचा लिए होंगे CVMA में तो आप बॉदर नहीं करेंगे इसको। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम की नेचर ये होती है कि आपको प्रो मैट्रिक सेंटर लाहौर में ये एग्ज़ाम आपका होता है। इट्स अराउंड 4.5 आवर एग्ज़ाम, आई एम नॉट श्योर इसकी क्या लेंथ है, पुरानी बात होगी, मैंने दिया था। तो इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं बेसिकली इसके अंदर 225 आपको MCQs दिए जाते हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर आपको मेनली सर्जरी के सवाल आते हैं, मेडिसिन के, इंटरनल मेडिसिन के, प्रिवेंटिव मेडिसिन के, फार्माकोलॉजी के, रेडियोलॉजी के और इसके अलावा और इसके सेक्शन छोटे मोटे एपिडेमोलॉजी होगी। लेकिन मेनली जो 4 इसके मेन सेक्शंस हैं उनमें फिजियोलॉजी आता है, पैथोलॉजी आता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी मींस, इंटरनल मेडिसिन है और इसके अलावा एक और है व्हिच आई एम फॉरगेटिंग एट द मोमेंट, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन, एक और है कोई मुझे भूल गया वो। लेकिन आप अगर ABMA की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ आपको उन्होंने वेटेज भी बताई हुई है कि 225 में से सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो ABMA के अंदर और CVMA दोनों के अंदर इंटरनल मेडिसिन से आते हैं। इनके उन्होंने टेम्पलेट्स वगैरह भी जो दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने BCSE का एग्ज़ाम दिया है। नाउ अभी जो है BCSE की जो टफनेस है वो इंक्रीज हुई है बिकॉज आई हैव सीन 2 to 3 guys which have failed this exam recently. I'm not sure whether it's a bad luck or they were not well prepared. I'm not sure. लेकिन जो एग्ज़ाम का जो टफनेस लेवल है वो अब बढ़ गया। वैसे कदरे पहले इजी एग्ज़ाम होता था, लेकिन अभी कुछ लड़के फेल हुए तो वो कहते हैं कि मुश्किल आया हमें एग्ज़ाम। तो स्टडी स्ट्रेटजी के हवाले से जब बात करें हम तो इसके लिए एक पेड सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है, Zuku रिव्यू के नाम से। Zuku रिव्यू इज़ बेसिकली अ पेड प्लेटफॉर्म जिसकी तकरीबन कॉस्ट है $400 के अराउंड है। आई एम नॉट श्योर कितनी है उसकी 3 मंथ्स की और 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आती हैं। आपकी चॉइस है वेदर यू चूज़ 3 मंथ्स और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। और इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं, आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर बात करूँ अपनी तो मैंने स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स की ली थी, लेकिन मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो अराउंड 3 मंथ्स में मुकम्मल कर ली थी। तो आई वुड से 6 मंथ्स आप ले लें, लेकिन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स वुड बी मोर देन एनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और इसके अंदर बड़ा उन्होंने एलैबोरेटिव फॉर्म में हर चीज़ क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप इनके फेसबुक के पेजेस के ऊपर जाकर देख सकते हैं। Zuku रिव्यू का फेसबुक पेज है, उधर वो हर रोज़ एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। उधर आपको टेम्पलेट्स मिल सकते हैं बहुत सारे और आप वहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनकी आपने कैसे तैयारी करनी है। इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेरा नहीं ख्याल इसमें मुझे कोई ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत है। वंस यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन तो सारी चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं। कॉस्ट ऑलरेडी मैंने आपके सामने बता दी है और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप ABMA में रजिस्टर हो तो इट्स अराउंड $220 प्लस $55 फॉर प्रो मैट्रिक सेंटर। प्रो मैट्रिक सेंटर जो आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल कर रहा है वो ज़्यादा से पैसे लेता है। इसके अंदर ही प्रो मैट्रिक के अंदर ही सारे USMLE के और GRE के सारे टेस्ट उधर ही होते हैं।
तो ये भी उधर ही टेस्ट हो रहे हैं। जो CVMA में है उसके अंदर $460 कैनेडियन डॉलर्स है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स नो बिग डील। आगे अब नेवली के ऊपर बात करेंगे, जो कि डॉक्टर हुसैन जो है वो आपको इसके हवाले से गाइड करेंगे। एंड पे जाकर मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इमिग्रेशन के हवाले से बताऊंगा। सो ओवर टू यू डॉक्टर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेल डॉक्टर अब्दुल्लाही, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स वो नोट करते जाएं और वो लास्ट में पूछ लीजिएगा। नेवली के रिलेटेड भी मैं नेवली और सीपी पे बात करूंगा। अ, जब आप बीसीएससी पास कर लेते हैं तो आप नेवली के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो जो नेवली है, जैसे डॉक्टर अब्दुल्लाही ने बताया कि एक सीरीज में से एक पार्ट है। इट्स जस्ट अ पार्ट। और नेवली जो है इट्स सेल्फ एक टफ एग्जाम है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा जो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। नेवली जो है, इसके अगर कोर्स कंटेंट की बात की जाए तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज जो कि आपकी क्लिनिक पे अपीयर हो सकती हैं, ये उसमें से एग्जाम आता है। उसमें आपके डोमेस्टिक स्पीशीज जो है, जिसमें आप रूमिनेंट्स हैं। आ, आ, सॉरी अब्दुल हई, आप जो है स्क्रीन शेयर करिए रखिए और मेरे पास अभी आप पीपीटी आप प्रेजेंट करें तो साथ साथ आप नीचे मूव करते जाइएगा काइंडली। मैं कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सही। मेरी आवाज़ हम ठीक आ रही है? जी बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह। चलें ठीक है। जी नजर आ रही अच्छा है जी, कुछ? जी ज़रा इसको जूम कर दें, ज़रा जूम कर दें। जी जी। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये है कि जो नेवली है, ये जैसे मैं बता रहा था, तो जो जितनी भी स्पीशीज आपकी क्लिनिक पे अपीयर हो सकती हैं, मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। लाइक रूमिनेंट्स, लार्ज रूमिनेंट्स, स्मॉल रूमिनेंट्स, कैट एंड डॉग हैं, तमाम एक्सोटिक बर्ड्स। और उसके अलावा आप कह लें कि जी मैमल्स में रैबिट हैं, फेरट हैं, टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। एक्वेटिक्स में आपके पास फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो मल्टीपल स्पीशीज का एग्जाम होता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। इसमें वेटेज होती है और मोस्टली जो एग्जाम का 80% पोर्शन है वो चार स्पीशीज में से आता है। 50% आपका डॉग और कैट में से पेपर आता है और 30% ऑलमोस्ट आपका रूमिनेंट्स और फोर्स में से आता है। तो अगर ये जो आप बिग फोर हैं इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 80% अपने एग्जाम पे ग्रिप कर लेते हैं। बाकी जो स्पीशीज मैंने आपको बताई हैं वो 20% उनमें से एग्जाम आता है, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको कवर करनी होती हैं। अच्छा जी, अब ये है कि इसके टोटल 360 क्वेश्चंस होते हैं और 360 में से 60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके कोई मार्क्स नहीं होते और इसमें हर क्वेश्चन का डिफरेंट मार्क्स हैं। जितना मुश्किल क्वेश्चन होगा उसके नंबर भी उतने ही ज़्यादा होंगे और जितना आसान होगा वैसे ही सीक्वेंस के हिसाब से। और इसके जो टाइम टोटल होता है ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स का एग्जाम होता है। 6 पोर्शन में स्प्लिट होता है, 6 सेक्शन में आता है। हर सेक्शन में आपके पास 60 क्वेश्चन होते हैं और आप 7 और 8 घंटों में आप 45 मिनट की आपको ब्रेक मिलती है। वो चाहे तो आप इकट्ठी ले लें, आप चाहें तो उसको स्प्लिट कर लें। तो ये ओवरव्यू था। अच्छा, आप बात करते हैं कि एग्जाम होता है कैसे है। जैसे कि डॉक्टर अब्दुल हई ने बताया कि बीसीएसई आप पूरा साल दे सकते हैं। हर महीने उसके ऑलमोस्ट डेट्स, मल्टीपल डेट्स आती हैं। नेवले की सिर्फ 2 विंडो आती हैं साल में। एक जो विंडो है वो मार्च से अप्रैल चलती है, दूसरी विंडो विंडो आपकी नवंबर से दिसंबर चलती है। तो इसमें आपने एग्जाम अपना प्री बुक करना होता है, डिपेंड करता है आप किस विंडो में देना चाह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में इसकी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड 2 विंडोज हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो बॉडी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो आईसीवी है। बीसीएससी के लिए ईसीएफबीजी है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, नेवले के लिए आईसीवीए है। तो बेसिकली आप चाहे सीवीएमए से रजिस्टर्ड हैं, चाहे आप एवीएमए से रजिस्टर्ड हैं, आईसीवीए आपका एग्जाम कंडक्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू था नेवली का। अब बात करते हैं स्टडी स्ट्रेटेजी की। स्टडी स्ट्रेटेजी के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 सब्सक्रिप्शन है। बीसीएससी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जुकू रिव्यू का। लेकिन नेवली के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है
जुकू रिव्यू का, दूसरा है वेट प्रेप का। अब जो जुकू रिव्यू है ये हर एक की डिपेंड करता है चॉइस पे। आप जिससे पूछेंगे, अगर उसने वेट प्रेप पढ़ के पेपर पास किया तो वो कहेगा वेट प्रेप पढ़े, अगर किसी ने जुकू पढ़ के नेवली पास किया तो वो कहेगा जुकू पढ़े। लेकिन मेरी इधर मेरी जो ओपिनियन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस लिहाज से डिफरेंट है कि मैंने और अब्दुल हई ने और मेरे बाकी दोस्तों ने हमने जुकू यूज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास किया। लेकिन जो मेरा पर्सनल है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप वेट प्रेप यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि जुकू आपको ऑलमोस्ट 3400 33 to 3400 क्वेश्चन आपको ऑफर करता है। वेट प्रेप आपको 2400 क्वेश्चन ऑफर करता है। अब आप सोचेंगे कि वेट प्रेप जो है ऑलमोस्ट 1000 का फर्क है, लेकिन बात यह है कि वेट प्रेप की सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस वो थोड़े हैं लेकिन फोकस ज़्यादा है। तो बात यह है कि आप थोड़ा याद करें, अच्छे से याद करें। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप वेट प्रेप को प्रेफर करें। बाकी हर एक की अपनी ओपिनियन है। मैंने जुकू पढ़ के पेपर पास किया है, तो ये स्ट्रेटेजी है। अच्छा, अब बीसीएसई में ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको जो जुकू की एक्सप्लेनेशन है वो इटसेल्फ इनफ होती है, वो आपको पेपर पास करवाने के लिए ऑलमोस्ट इनफ होती है। लेकिन जब आप नेवली की तैयारी कर रहे होते हैं तो नेवली की जो आपको एक्सप्लेनेशन आपको जुकू प्रोवाइड करता है या वेट प्रेप प्रोवाइड करता है, वो इट्स सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आपको इसके साथ पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट बुक्स को आपको कंसल्ट करना पड़ता है, मोस्टली मर्क मैनुअल। इसके अलावा अदर बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं। जुकू और वेट प्रेप भी आपके साथ आर्टिकल शेयर करते हैं, तो आपको वो भी लिंक्स ओपन करने पड़ते हैं, आपको ग्रिप करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप मर्क मैनुअल के ट्रीटमेंट सेक्शन को देखें तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है। वो आपको लाइक बता देते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लगा दें, फ्लूइड थेरेपी कर दें, एक्सेट्रा। तो बट जब नेवली में क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको दूसरी बुक्स भी कंसल्ट करनी पड़ती हैं। तो ये है इसकी स्टडी स्ट्रेटेजी कि आप पहले जुकू लें या वेट प्रेप लें, फिर उसको थोरोली पढ़ें और साथ में डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करें। ठीक है, ये इसकी स्टडी स्ट्रेटेजी है। इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ इसके लिए काफ़ी हैं। अगर आप टिक के पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो 6 मंथ में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं पासिंग स्कोर। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, ना कोई स्पेशल परसेंटेज रखी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन की अपनी क्लाइंटेज है, वेटेज है। जितना मुश्किल क्वेश्चन होगा उसके उतने ज़्यादा नंबर होंगे। तो ये ओवरऑल एक क्राइटेरिया होता है, ये उनका ही क्राइटेरिया है, उनका ही एक लोगैरिथम को वो यूज़ करते हैं। तो आप इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको फिर भी मैं आप थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, तो 65 to 70% अगर आपके मार्क्स हैं ओवरऑल तो आप पास कर जाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया है। बट फिर बताना चाहूँगा इट्स नॉट स्पेसिफिक। अब इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी $1100 है। आपको इसकी कॉस्ट प्री बुक करना पड़ता है, तब भी आप इसकी कॉस्ट लेते हैं। वो आईसीवी की वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ जाके आप पे करते हैं, बाद में आईसीवी आपको सीट अलाउड करता है, फिर आप अपने डेट ले लेते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट नेवली। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सीपी। अब्दुल हई, आप क्या सीपी की स्लाइड ला सकते हैं आगे? या अब जो सीपी है, क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जाम, बेसिकली जो बीसीएसई है और नेवली है, ये आप अपने कंट्री में दे सकते हैं, पाकिस्तान में दे सकते हैं, मेजर सिटीज़ में हो रहा है। लेकिन सीपी के लिए आपको मूव करना पड़ता है रिस्पेक्टिव सिटी में। अगर आप एवीएमए से रजिस्टर्ड हैं तो आपको अमेरिका, अगर आप सीवीएमए से रजिस्टर्ड है तो आपको कनाडा मूव करना पड़ेगा। तो आप जब अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच जाते हैं तो आप जाके उधर सबसे पहले डेट लेते हैं। इसकी जो डेट्स होती हैं वो इतनी कॉमन अवेलेबल नहीं है। लाइक जो आपको अर्लीस्ट डेट मिलती है वो मंथ्स में मिलती है, 4 मंथ, 6 मंथ, समटाइम्स 8 मंथ। जैसे कि पीछे कोविड सिचुएशन में आपको स्टूडेंट्स को लेट डेट्स मिली है। तो जब आप डेट ले लेते हैं फिर आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। ये एग्जाम जो है 3 दिन में होता है, 3 दिन में होता है और उसके 7 सेक्शन है। मैं आपको इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू दूंगा। आ, इसके 7 सेक्शन जो है उनमें जो मेजर हैं वो एनेस्थीसिया, सर्जरी, इक्वाइन प्रैक्टिस, फूड एनिमल प्रैक्टिस, नेक्रोप्सी, रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग एंड स्मॉल एनिमल मेडिसिन। इसके 7 सेक्शन है। ये इनका ओवरव्यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $7800 है, $7800 इसकी फीस है।
और अगर इसको आप फेल कर जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने सेक्शन फेल किए हैं। अगर आप 7 में से 4 या 4 से ज़्यादा पास कर लेते हैं तो आपको वो एक सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके सेक्शन फेल हुए हैं वो विद इन 6 मंथ आप दोबारा अपीयर होके वो उन सेक्शंस को दे लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 सेक्शन फेल हुए हैं तो आप उनको विद इन 6 मंथ उन्हीं 2 सेक्शंस को दोबारा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके 3 से ज़्यादा सेक्शन आपके फेल हो गए हैं तो फिर आपको सारे के सारे सेक्शन दोबारा देने पड़ेंगे। अच्छा, अब ये है कि हर एक सेक्शन की जो फीस है वो $1400 है। मिसाल के तौर पे अगर आपके 2 सेक्शन फेल हुए हैं तो आप ऑलमोस्ट $2800 पे करेंगे। तो आई थिंक आपको कॉस्ट का आइडिया हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शंस की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 सेक्शन है, इनमें जो 2 सेक्शन है एनेस्थीसिया और सर्जरी, ये 2 ऐसे सेक्शन है इसमें आपको फेल या पास ये बताते हैं। इसमें कोई स्कोर नहीं बताते, या आप पास होते हैं या आप फेल होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एरर। ईच सेक्शन में एनेस्थीसिया में आपके पास एक मेजर गलती करने का चांस होता है और 4 माइनर गलती करने का चांस होता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके एक पूरा मैनुअल पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं कि मेजर मिस्टेक्स कौन सी हैं, माइनर मिस्टेक्स कौन सी हैं। अगर आप एक मेजर मिस्टेक करते हैं आपको उधर ही रोक देंगे, आपका एग्जाम फेल है। इस एनेस्थीसिया और सर्जरी में आपकी मिस्टेक्स मैटर करती हैं, स्कोर नहीं। बाकी जो 5 सेक्शन है उनमें आपका स्कोर होता है और पासिंग स्कोर है 60%। ठीक है। तो ये है कि जो सीपीई के 5 सेक्शन हैं उसमें आ, आपको मैंने बता दिया टोटल 7 में से 2 जो हैं उसमें एनेस्थीसिया और सर्जरी में आपको पास और फेल मिलता है, और जो बाकी 5 सेक्शन है उसमें आपको सिर्फ 60% स्कोर चाहिए पास करने के लिए। अब मैं इनका थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया में आपके पास टोटल जो टाइम होता है 2 सेक्शन होते हैं एनेस्थीसिया में। एक सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। जो पहला सेक्शन होता है उसमें आपने ड्रग सेलेक्ट करनी होती है और उसकी डोज सेलेक्ट करनी होती है। जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आपने एनेस्थीसिया मशीन का सेटअप करना होता है, पेशेंट को इंटूबेशन देनी होती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी होती है, और एनेस्थीसिया जो है इंडक्शन लानी होती है, मेंटेनेंस देनी होती है, और थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसीजर आपने जो है उसकी मेंटेनेंस करनी है, हर चीज़ कंट्रोल करनी है। और इवन के सर्जरी के बाद भी जो एनेस्थेटिस्ट है उसका काम है कि पोस्ट ऑप मैनेजमेंट जो है, पोस्ट ऑप पेन है उसको कंट्रोल करना है। तो ये बेसिकली एनेस्थीसिया में आते हैं। और दूसरा जो सेक्शन है सर्जरी है। सर्जरी में ये होता है कि जब एनेस्थीसिया वाला दूसरा कैंडिडेट अपना पेशेंट आपको तैयार करके दे देता है, मोस्टली डॉग होता है। जो सर्जरी है आपका सेक्शन में सॉरी, सर्जरी में आपको जो किनाइन आएगा उसकी आपने ओवीएच करनी होगी। यही एक सर्जरी है जिस पे आपको ग्रिप चाहिए। तो जो ओवीएच से पहले आपको एनेस्थीसिया वाले जो आपका कैंडिडेट होगा दूसरा होगा, उसने आपको पेशेंट तैयार कर दिया होगा। आपने जाके इसके बेसिकली सर्जरी के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने पेशेंट तैयार करना है। पेशेंट में आपको पता है प्री ऑप स्क्रबिंग ईच एंड एवरीथिंग। दूसरे पार्ट में आपने जो है अपने आप को तैयार करना है, लाइक ग्लविंग करनी है, गाउन पहनना है, ईच एंड एवरीथिंग। तीसरे पार्ट में आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी में भी आपके पास सिर्फ एक मेजर मिस्टेक का चांस है, जैसे ही आपने एक मेजर मिस्टेक की वो आपको उधर से रोक देंगे। ठीक है। और माइनर मिस्टेक का आपके पास 3 से 4 माइनर मिस्टेक्स का चांस होता है। तो ये सर्जरी का, और यही 2 टफ पार्ट्स हैं। इसका मेरा ख्याल है आपको आइडिया हो गया होगा। अब जो है बाकी 5 हैं पार्ट्स हैं, उनका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले तीसरा पार्ट आता है इक्वाइन प्रैक्टिस का। इक्वाइन प्रैक्टिस के भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं। इसमें आपने पहला जो पार्ट है उसमें आपने क्लिनिकल एवेल्युएशन करनी होती है। क्लिनिकल एवेल्युएशन से मुराद है आपके पास एक कोर्स आएगा जिसका आपने हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जाम करना है, फिजिकल एग्जाम करने के बाद इंटरप्रिटेशन करनी है। अगर आपको कोई लैब टेस्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने उसके डिफरेंशियल बनाने हैं, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट प्लान करना है, ट्रीटमेंट प्लान करने के बाद प्रोग्नोसिस बताना है। ये सब चीज़ें आप उधर जो एक डॉक्टर होगा, जो आपका टीचर होगा, मेंटोर होगा, जो आपको उधर जज कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपने उससे डिस्कस करनी है। ये आपका क्लिनिकल एवेल्युएशन जो पहला पार्ट होता है। ठीक है। इसमें हर एक पार्ट के अपने नंबर होते हैं। हिस्ट्री के अलग हैं, ट्रीटमेंट के अलग हैं, मैनेजमेंट के अलग हैं, डिफरेंशियल बताने के अलग हैं, प्रोग्नोसिस बताने के अलग हैं। तो ये है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है टेक्निक्स का। अब जो सीपीई का जो मैनुअल है उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 12 से 15 टेक्निक्स बताई हुई हैं।
वो उनमें से कोई सी आपको 5 टेक्निक्स करवाएंगे, हर एक टेक्निक के अपने नंबर हैं। ये सेकंड पोर्शन है। तो उसमें आपने टेक्निक परफॉर्म करनी है। उसमें मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो टेक्निक्स है उसमें है IM IV, आपने इंजेक्शन लगाना है, या आपको कह देंगे कि रेस्टिंग कर दो, डेंटल केयर कर दो, या आपको कहेंगे बैंडेज कर दो। इस तरह की आपकी जो टेक्निक्स हैं वो आपसे करवाएंगे। ये कहेंगे आपसे कि स्टमक ट्यूब पास करके दिखा दें। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये आपसे वो कोई सी 5 टेक्निक्स आप परफॉर्म करवाएंगे, तो उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। हर टेक्निक के अपने नंबर है। ये था दूसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन आता है लेमनेस एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सिर्फ 2 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट ये है कि आपके सामने वो हॉर्स मूव करेंगे। आपने पहले ये देखना है कि लेमनेस किस लिम्ब में है, ठीक है, वो पहले बताना है। और साथ में जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे करेक्ट लिम्ब, फिर आपने ये बताना है कि वो लेमनेस आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है। ये है पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन ये है, फिर आपको वो कहेंगे पल्पेट करें कि जो लिम्ब में इशू कहाँ है, जो लिम्ब लेम है उसमें असल मसला क्या है और कहाँ है। तो फिर उसके लिए आपको जो भी उनके लिए डायग्नोस्टिक टूल चाहिए हो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, या आपको कोई भी लैब टेस्ट, या अगर आप उधर नर्व ब्लॉक्स करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो आप उनको एक प्रॉपर एग्जामिन करेंगे। उसके बाद एग्जामिन करने के बाद आप उसका ट्रीटमेंट प्लान भी उनके साथ डिस्कस करेंगे, प्रोग्नोसिस भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली सेकंड पोर्शन होता है। इसकी बहुत डिटेल है, आप उधर जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये है लेमनेस के एग्जाम। तो ये इक्वाइन के 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जी फूड एनिमल प्रैक्टिस। ये हमारा 4th सेक्शन है। फूड एनिमल प्रैक्टिस में 2 बेसिकली मेजर हैं, लार्ज रूमिनेंट्स और स्मॉल रूमिनेंट्स। इसमें जो है इसके बेसिकली 4 सेक्शन है। जो पहला है उसमें आपको एक बोआइन का केस देंगे, ऐसा बोआइन जिसकी 6 मंथ से ज़्यादा एज हो। तो उसमें भी आपको पूरा एक क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन करनी है, हिस्ट्री लेनी है, उसका फिजिकल एग्जाम करना है, क्लिनिकल एग्जाम करना है। फिर आपने उसके अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान करना है, फिर प्रोग्नोसिस बताना है। तो ये एक पूरा आपने केस करना है। दूसरा इसका पार्ट है जिसमें आपको या वो कोई शीप देगा या गोट देगा, या आपको वो आपको काफ भी दे सकता है जिसकी 6 मंथ से एज कम है। वो भी आपका क्लिनिकल केस ही होगा जैसे सेम आपने पहला किया। तो ये 2 पार्ट हैं इसके। थर्ड पार्ट इसका होता है थीरियोजेनोलॉजी का। थीरियोजेनोलॉजी में आपको 3 मिनट देगा। 3 मिनट में आपने उसका रेक्टल पल्पेशन करनी है और आपने प्रेगनेंसी स्टेटस बताना होता है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने चेक कैसे किया है, फॉलिकल या जो भी है आपने आपने उनको बताना है कि कैसे आपने पल्पेट करके बताया। 3 मिनट का होता है। ये बताने के बाद वो आपसे कोई भी प्रोटोकॉल पूछ सकता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन या कोई भी अबॉर्शन का प्रोटोकॉल पूछ सकता है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो अच्छा, अब थीरियोजेनोलॉजी में एक रेक्टल एग्जाम करवाएगा। दूसरा इसका पोर्शन होता है ऑब्स्टेट्रिक्स का, जिसमें वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। लाइक वो आपसे कह सकता है कि करेक्ट पोस्चर और पोजीशन बता दें। डिफरेंट पोस्चर्स और पोजीशंस के नाम पूछ सकता है, उनकी पोजीशनिंग पूछ सकता है, या आपसे वो कहेगा कि अगर डिस्टोकिया का केस हो तो आप चेन कैसे अप्लाई करते हैं, हुक कैसे अप्लाई करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग उसके रिलेटेड जो है। तो ये थीरियोजेनोलॉजी का सेक्शन इधर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब फूड एनिमल प्रैक्टिस का जो चौथा पार्ट है वो होता है वो छोटा सा पार्ट है, उसके नंबर भी कम है। उसमें ये आपसे पूछता है कि ऐसी ड्रग्स बताएं जो कि फूड एनिमल्स में अलाउ नहीं है, जो कि नहीं लगा सकते, यूएसए में बैन है। ये आसान होता है, ये आपका रटा होता है, ये आपने उसको फर फर बता देना है कि ये ड्रग्स हम नहीं लगा सकते। तो ये फूड और एनिमल का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। आपके जो 4 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया। हर एक सेक्शन में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। और पीछे इक्वाइन में भी हर सेक्शन में आपको 45 मिनट मिलेंगे। 4 सेक्शन कंप्लीट हो गए। लास्ट 5वां सेक्शन हमारा नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी में आपको वो 4 मोस्टली स्पीशीज प्रेजेंट कर सकता है, डॉग, कैट, पोर्काइन या कोई और स्पीशी। तो वो आपको इन चारों में से आपको एक नेक्रोप्सी, आपको एक मतलब डेड बॉडी ला के देगा, उसकी आपको नेक्रोप्सी करनी होगी। इसका टोटल टाइम जो होता है 90 मिनट्स होते हैं। ये एक डिटेल प्रोसीजर है। इसमें आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपके पास जो डेड बॉडी होती है उसका आपने फिजिकल एग्जाम करना होता है कि एक्सटर्नल कोई उसकी एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। वो आपने अपने पास नोट डाउन करनी होती हैं। वो नोट डाउन करने के बाद आपने इंसिजन देना है। इंसिजन देने के बाद ओवरऑल अंदर जो विजराज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी आपने शेप, कलर, उनका साइज ये अपने पास नोट डाउन करना होता है कि आइदर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अगर आप लीवर देखते हैं कि लीवर आपको बड़ा लग रहा है तो आप लिख देते हैं हिपैटोमेगली, समझ रहे हैं इस बात की, ठीक है।
तो ये है नेक्रोप्सी। तो इसमें आपने ईच एंड एवरी थिंग जो है ऑर्गन को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, एक काम वो आपसे करवाता है, वो आपको कहता है कि जो हार्ट है इसको इंसिजन दो, हार्ट को इंसिजन देना होता है, उसकी आपकी जो पोजीशनिंग होती है इंसिजन की वो आपकी चेक करता है। ठीक है, तो एट द एंड आपने नेक्रोप्सी करने के बाद आपने एक उनको केस बना के देना होता है कि ये सस्पेक्ट कर रहे थे, ये इसकी कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह ये नेक्रोप्सी आपकी रन करती है। इसमें जो ब्लंडर्स आप फेल हो सकते हैं, फेल ऐसे हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप अगर कोई जोनोटिक डिजीज थी तो आपने केयर नहीं की। दूसरा ये है कि आप कोई शार्प टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे तो आप मतलब एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, या आपने कोई ब्लेड्स वगैरह थे वो आपने डस्टबिन में फेंक दिए थे, आपने टेबल में रख दी, तो इस तरह की जो ब्लंडर्स होते हैं उसकी वजह से आप नेक्रोप्सी में फेल हो सकते हैं। तो ये आपका 5 सेक्शन हो गए हैं। छठा सेक्शन, ये किसकी आवाज़ है? काइंडली अपने जो माइक्स हैं उनको ऑफ रखें प्लीज। छठा जो सेक्शन है वो है रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग का। इसमें आपको मोस्टली किनाइन रिप्रेजेंट करता है जिसको माइल्डली स्टेट किया होता है। ये आपके पास ऑलमोस्ट इसके थोड़ा ही टाइम होता है। इसमें 2 सेक्शन है रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग के। पहला सेक्शन ये होता है कि वो आपको कहता है कि हम इस डॉग में ये डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो आपने सोचना होता है कि अगर ये डिजीज है तो किस ऑर्गन का या किस बॉडी पार्ट का मुझे एक्सरे या व्यू लेना है। तो फिर आप उसको उसी तरह उसको पोजीशन करके उसका एक्सरे लेते हैं। तो ये है पहला पार्ट। दूसरा इसका पार्ट होता है वो आपको कहता है कि या आपको वो एक्सरे मशीन आपको ऑपरेट करनी होती है। ऑपरेट से मुराद है कि आपने उसकी सिर्फ सेटिंग मैनेज करनी होती है कि क्रिस्टल क्लियर व्यू के लिए, या अगर आपने 2 व्यू लेने हैं, राइट लेटरल लेना है या जो भी लेना है, जो व्यू लेना है आपको उसकी सेटिंग करनी होगी। तो बेसिकली रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग की आपको 2 पार्ट्स हैं, पोजीशन रखना और दूसरा बाद में ये है कि उसकी सेटिंग करना। तो इसके रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपने ये डिजीज सस्पेक्ट कर रहे थे तो आपने ये ऑर्गन पोजीशन क्यों किया, एटसेट्रा। तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। लास्ट हमारा 7वां सेक्शन है स्मॉल एनिमल मेडिसिन। इसमें बेसिकली डॉग और कैट के रिलेटेड आपके डिफरेंट क्वेश्चंस केसेस आएंगे। बेसिकली इसके भी 3 पार्ट हैं। तो इसमें आपको टाइम आपको 45 मिनट ही मिलते हैं इस सेक्शन के लिए। ज़रा टफ होता है। टफ इस तरह होता है कि जब पहला केस ऐसा आता है कि आपको डॉग या कैट रिप्रेजेंट कर दी जाएगी और वो जो आपका एग्जामिनर होगा वो ऐसे क्लाइंट बन के आपके पास आएगा। तो आपको उसका फिजिकल एग्जाम करना है, हिस्ट्री करनी है, फिर उसका अगर आ, आपको कोई उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए तो आप उससे मांगते हैं, फिर आप उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, फिर आप उसका प्रोग्नोसिस बताते हैं। तो वो आपको हर स्टेप पे आपको जज कर रहा होता है कि आप फिजिकल एग्जाम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको अल्ट्रासाउंड उसकी रिपोर्ट चाहिए थी या मांगनी चाहिए थी, आपने नहीं मांगी, तो आपके नंबर डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपने ईसीजी की रिपोर्ट मांग ली और ईसीजी वहाँ नहीं चाहिए थी, तो वो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। तो वो इतना आपको चेक कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी यही है कि इसमें आपको 60% मार्क चाहिए होते हैं, तो आपके फेल होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते अगर आप अच्छे से काम चलाएं तो ये पहला सेक्शन है। दूसरा सेक्शन ये होता है कि आपको केस आएगा, हॉस्पिटलाइज्ड एक कैट या डॉग का केस आएगा जिसके बारे में वो हिस्ट्री बता देंगे कि इसके पिछले 1-2 दिन से हमारे पास ये हॉस्पिटलाइज्ड है और इसकी ये मामला चल रहे हैं, ये इसको इशू था, ये हमने ट्रीटमेंट किया है। नेक्स्ट अब आप इस केस को प्रोसीड करें। तो फिर फर्दर ये होगा कि उसमें वो आपको जज करेंगे कि अब आप इसका क्या ट्रीटमेंट प्लान यही कंटिन्यू करते हैं या उसमें चेंजेस करते हैं या बिल्कुल चेंज कर देते हैं, या कोई मजीद टेस्ट करवाना चाहते हैं, या फिर आप फिजिकल एग्जाम करना चाहते हैं। तो बात वही है कि वो वहाँ भी आपकी क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन आपकी चेक होगी। तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे वो आपको जज करेंगे। तो ये भी दूसरा जो स्टेप है ये भी पहले की तरह मिलता है। तीसरा जो है वो है क्लिनिकल टेक्निक्स का। ये फिर यही है कि 10 से 15 टेक्निक्स मेंशन है, उसमें से वो कोई से आपसे 3 से 5 टेक्निक करवाएंगे। लाइक आपसे वाई भी करवा सकते हैं, जुगुलर वेन करवा सकते हैं, आपको डेंटल स्केलिंग लाइक इस तरह। फिर एक आपसे वो स्किन स्क्रैपिंग करवा सकते हैं डिमोडेक्स के लिए। तो इस तरह की आपसे कोई भी वो टेक्निक आपसे करवा सकते हैं, उधर वो टेक्निक्स बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। तो ये थे स्मॉल एनिमल मेडिसिन के 3 केसेस। तो आई आई होप कि आपको सीपीई का ओवरव्यू हो गया होगा, आपको उसका अच्छे से आइडिया हो गया होगा। बाकी कोई किसी का क्वेश्चन हुआ तो वो बाद में पूछ सकते हैं। नाउ अब्दुल हई, ओवर टू यू। जी अब्दुल भाई,
आप ने अभी कुछ रहता है या क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलें? अब्दुल हई ने थोड़ा सा इमिग्रेशन का जो है थोड़ा सा आइडिया देना है। अब्दुल हई काइंडली क्या आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। After clearing all these steps, now the final step is before CP, यानी कि NAVLE clear करने के बाद you have to go to USA to clear this exam, to clear CP, and for that you need a visa in the US. नॉर्मली होता ये है कि यहाँ से जब एक दफ़ा बंदा NAVLE क्लियर कर लेता है तो उसके बाद वहाँ पे किसी तरह जॉब्स प्रोक्योर करने की कोशिश की जाती है। जॉब्स प्रोक्योर होने के बाद तो आपकी जो फर्म होती है वो आपके लिए वीज़ा फाइल करती है, एंड वर्क परमिट टाइमलाइंस आर क्वाइट लॉन्ग फॉर पाकिस्तान, बट स्टिल इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस इज नीडेड। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप स्टडी वीज़ा लेके चले जाएं, उसके बाद आप वहाँ पे जाके आप अपना CP दे लें, और विजिट वीज़ा पे भी आप जा सकते हैं, और इवन सिंपली आप US एम्बेसी में जाके जी मैंने ये CP की डेट ले ली है, आई हैव पेड $7500 एंड नाउ आई वांट टू टेक दिस एग्जाम, तो वो आपको वीज़ा दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर जाके, आप किसी क्लिनिक में 2-4 माह काम करके तो उसके बाद एग्ज़ाम देना चाहेंगे, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गोज क्वाइट डाउन। तो ये सारी इसकी थोड़ी सी समझ लें डिसएडवांटेजेस हैं। इट्स क्वाइट टफ फेज जो इमिग्रेशन का है, लेकिन अगर आप बाकी सारे से गुजर जाएं तो इंशाल्लाह ये वाला भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये भी हो जाता है। आई थिंक नाउ आई विल ट्रांसफर दिस सेशन टुवर्ड्स समूद फॉर द क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं हम।